बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेरिमेंट नंबर 7, शेयरिंग ब्रिज। ऑब्जेक्टिव टू मेजर द अननोन कैपेसिटेंस यूजिंग शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज को इम्प्लीमेंट करते हुए हम किसी भी अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू को मेजर या कैलकुलेट करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मल्टीसिम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने इसको हार्ड में इम्प्लीमेंट करना है तो हम डिजिटल मल्टीमीटर, एसी पावर सप्लाई, ब्रेडबोर्ड, फंक्शन जनरेटर, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो आपके पास शेयरिंग ब्रिज होता है ये अननोन कैपेसिटेंस एंड इट्स डेसिपेशन फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये एक एसी ब्रिज होता है जो कि प्योरली बेस करता है वेस्टर्न ब्रिज पे, और ये इसमें 4 आर्म होते हैं, 4 इम्पीडेंस होती हैं, और इसमें एसी सोर्स होता है, नल डिटेक्टर होता है। जो आपके पास प्योर इम्पीडेंसेस हैं वो प्योर रजिस्टर भी हो सकती हैं, कम्प्लेक्स इम्पीडेंसेस भी हो सकती हैं। आइए हम ये चीज़ें इसके सर्किट डायग्राम से भी वेरीफाई करते हैं। तो ये देखें हमारे पास इसमें हमारे पास 4 आर्म है। ये आर्म 1 है मेरे पास, ये आर्म 2 है, ये आर्म 3 है, ये आर्म मेरे पास 4 है। ये हमारे पास नल डिटेक्टर है। इसके साथ साथ ये हमारे पास जिस तरह हमने डिस्कस किया था ये एक एसी ब्रिज है, तो ये हमारे पास एक एसी सोर्स कनेक्टेड है। हम बात करते हैं इसके रजिस्टर या इम्पीडेंसेस की। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि आर्म वन के अंदर हमारे पास जो है एक रजिस्टर, आर्म 1 को हम हाईलाइट भी कर लेते हैं कि कौन सा है। ये हाईलाइटर हमने कलेक्ट किया, तो ये हमारे पास आर्म 1 था, तो इसमें ये R1 रजिस्टर और C1 कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो ये मेरे पास जो था आर्म नंबर 2, इसमें ये प्योर रजिस्टर है, इसमें एक R2 रजिस्टर कनेक्टेड है। ये मेरे पास आर्म 3 है, इसमें एक कैपेसिटर C2 कनेक्टेड है। हालांकि इसको क्योंकि ये आर्म नंबर 3 इसके कैपेसिटर को कैपेसिटर C3 का नाम देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही सिर्फ एक कैपेसिटर यूज़ किया था तो उसका नंबर हम C1 दे चुके हैं, तो इसको फिर डेफिनेटली हमें C2 का लेबल देना पड़ेगा। इस तरह बात करते हैं कि ये हमारे पास एक आर्म नंबर 4 है जिसमें एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इसके जो हमने लेबल दिया हुआ था कैपेसिटर वो C3 है, और जो हमारे पास रजिस्टर है वो R3 है। तो ये जो हमारे पास ब्रिज है इसमें टोटल 3 हमारे पास रेजिस्टेंस यूज़ हो रही हैं, R1, R2 एंड R3, और इसी तरह 3 कैपेसिटर यूज़ हो रहे हैं, C1, C2, C3। अब बात कर लेते हैं इनमें, बात करते हैं कि इनमें से कौन से वेरिएबल एलिमेंट होंगे और कौन से फिक्स्ड होंगे। तो हमारे पास जो कि आर्म नंबर 1 था उसमें हमारे पास जो आर्म रजिस्टर 1 कनेक्टेड है और कैपेसिटर C1 कनेक्टेड है, ये दोनों वेरिएबल होंगे। जबकि आर्म नंबर 2 में जो कनेक्टेड हमारे पास R2 रजिस्टर ये फिक्स होगी। इसी तरह जो आर्म नंबर 3 में C2 कैपेसिटर कनेक्टेड है वो फिक्स होगा। और जो हमारे पास आर्म नंबर 4 है उसमें एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर है, और ये वो एलिमेंट हैं जिनकी वैल्यू को हमने मेजर करना है। इसका मतलब है कि C3 और R3 हमारे पास अननोन्स एलिमेंट हैं जिनकी वैल्यू को हमने मेजर या कैलकुलेट करना है। तो R1 और C1 की वैल्यू को हम वेरी करेंगे और अपने नल डिटेक्टर पे फोकस करेंगे। जो ही हमें जो उसकी वैल्यूज़ 0 या नियर अबाउट 0 होगी तो हम अपना बैलेंसिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। उस बैलेंसिंग पॉइंट में हम R1 और C1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि किस C1 और R1 की वैल्यू पे जाके हमारा जो ब्रिज था शेयरिंग ब्रिज वो बैलेंस हो गया है। फिर हम इसकी अभी जो डेरिवेशन करने लगे हैं, डेरिवेशन के बाद हमारे पास जो फार्मूले आएंगे वो R1 और C1 की वैल्यू उन फार्मूला में हम पुट करेंगे, और फिर फाइनली C3 और R3 की वैल्यू को हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये वही पॉइंट हैं जो अभी हमने डायग्राम की मदद से डिस्कस किए थे। इन शेयरिंग ब्रिज अबव द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रजिस्टर R1 एंड R2 आर नोन। हमारे पास R1 और R2 नोन होंगी, जबकि R3 हमारे पास अननोन है। इसी तरह हमारे पास C1 और C2 जो हैं वो नोन होंगी, जबकि C3 जो है वो हमारे पास अननोन है जिनकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है।
To measure R3 and C3 the value of C2 and R2 are fixed। जिस तरह हमने पहले अभी डायग्राम में भी बात की थी कि C2 और R2 ये फिक्स होंगे, जबकि R1 एंड C1 एडजस्टेबल होंगे, ये वेरिएबल होंगे। इनकी वैल्यू को हम वेरी करके अपना 0 पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो डिटेक्ट करेंगे। तो वो बैलेंसिंग पॉइंट कब आएगा? जब हमारे पास नल डिटेक्टर है उसकी वैल्यू, वो जो वैल्यू है वो 0 शो करेगा। बैलेंसिंग पॉइंट में हमारे पास कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन वही है जिस तरह हमने एलसी ब्रिज में डिस्कस की थी कि Z1 ओवर Z3 इज इक्वल टू Z2 ओवर Z4। जिस तरह हमने वहाँ पे बात की थी कि Z1 इज इक्वल टू Z2 होंगे, Z3 इज इक्वल टू Z4 होंगे। फिर हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया था, तो डिवाइड होने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना था वो Z1 ओवर Z3 इज इक्वल टू Z2 ओवर Z3। फिर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल हमारे पास जो है वो इम्पीडेंस इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर हम हर आर्म के अलग अलग इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर इस इक्वेशन में इम्पीडेंस पुट करेंगे और फाइनली हमारे पास अननोन एलिमेंट्स के फार्मूले ड्राइव हो जाएंगे। अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। इसके साथ साथ उसने एक दो पॉइंट और भी डिस्कस किए हैं। इन एसी सर्किट In an AC circuit that has the capacitor and the capacitor contribute a capacitive reactance to the impedance, definitely the capacitive reactance of the capacitor is equal to 1 over 2 pi FC। हम इससे फेमिलियर हैं पहले भी। तो ये वो बात जो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जी VC1 जो होंगे वो इक्वल होंगे VC2 के, इसी तरह VC3 इज इक्वल टू VC4। तो VC1 यहाँ पे हम ओहम लॉ अप्लाई करेंगे, तो VC1 जो होंगे वहाँ पे अगर वो हम ओहम लॉ अप्लाई करें तो इसमें से गुजरने वाली करंट क्या है? हमारे पास I1 है। इसी तरह इसकी जो रेजिस्टेंस है जिसको हम इम्पीडेंस कहेंगे वो क्या है? Z1। तो एक्चुअली हमारे पास जो VC1 है वो किसके इक्वल आ जाएंगे? I1 Z1। बिल्कुल इसी तरह VC2 I2 और Z2 के इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह VC3 जो होंगे वो I1 और Z3 के इक्वल आ जाएंगे। I1 क्यों है? क्योंकि ये बैलेंसिंग पॉइंट में चला गया है, हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया है, तो Z1 और Z3 में से गुजरने वाली करंट की वैल्यू सेम होंगे। इसी तरह जो VC4 हैं वो किसके इक्वल होगा? I2 Z4। तो यहाँ पे I2 क्या है? तो I2 क्योंकि हमारा बैलेंसिंग पॉइंट में चला गया है ब्रिज, तो Z2 और Z4 इसमें से पास होने वाली करंट की वैल्यू सेम होंगी, तो लिहाजा हमने I2 की वैल्यू को पुट की है। तो VC4 इज इक्वल टू I2 Z4 हो जाएंगे। अगर इन इक्वेशन को हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन फाइनल आएगी वो है जी Z1 ओवर Z3, दिस वन Z1 ओवर Z3 इज इक्वल टू Z2 ओवर Z4। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 एंड Z3। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने हमारे पास इम्पीडेंस फार्मूला आया है, जो इक्वेशंस आई है, इसमें हमें Z1 Z4 Z2 Z3 की वैल्यू चाहिए। हम इनकी इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी हम अपने जो है वो Z1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हम इधर से दोबारा हाईलाइटर उठा लेते हैं। ये देखें, ये Z1 की वैल्यू को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो Z1 क्या है? हमारे पास वो इम्पीडेंस है। वापस चलते हैं अपने सर्किट डायग्राम की तरफ, देख लेते हैं जी कि Z1 क्या है। ये देखें जी, ये हमारे पास Z1 है। तो Z1 की इम्पीडेंस हमारे पास क्या होगी जी? R1 पैरेलल विद C1। इनको जब हम पैरेलल में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इम्पीडेंस आएगी वो हमारे पास Z1 आएगी। तो जो Z2 है उसमें हमारे पास सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो उसकी प्योर रेजिस्टर आ जाएगी। इसी तरह बेटा हमारे पास जो Z3 है उसमें C2 लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और फाइनली जो हमारे पास Z4 होगा उसके अंदर हमारे पास अननोन एलिमेंट सीरीज़ में लगे हुए हैं, एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर, इनका सीरीज़ कम्बिनेशन बन जाएगा। तो हमारे पास ये 4 आर्म की 4 इम्पीडेंस आ चुकी हैं। तो अब इनको फाइनली हम स्टेप बाय स्टेप देख भी लेते हैं, फिर इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए आए दोबारा इम्पीडेंस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये ले जी, ये देखिए जी कि जो Z हमारे पास 1 है,
ये इस Z1 में जिस तरह अभी हम डायग्राम में भी देख के आए हैं कि इसमें हमारे पास R1 और C1 जो हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड